ओके, वेलकम टू द नर्सिंग मास्टर चैनल वंस अगेन। और आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है। और ये मेरे को काफ़ी मैसेजेस आए, मेरे पास कमेंट्स आए, और उस कमेंट्स में बोला गया कि हाइपोथायरॉयडिज्म पे क्लास ले, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज कर जाते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म और ग्वाइटर में। तो आज हम आपका ये जो कंफ्यूजन है इसको मैंने एक लाइन में डाला है। जब उस स्लाइड पे पहुंचेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो आई थिंक यू कैन क्लियरली विजिबल इट। ओके, सो hypothyroidism is presented by nursing master channel 1977, so kindly subscribe it। तो पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ थायराइड ग्लैंड से। थायराइड ग्लैंड्स तो आप सब लोग बहुत अच्छे से परिचित हैं थायराइड ग्लैंड से, है ना। और इसमें एक चीज़ ये है कि क्या बोलते हैं, ओके, ठीक। तो थायराइड ग्लैंड है, इट इज अ बटरफ्लाई शेप। पहली बात तो तुम्हें ये पता होना चाहिए क्या शेप है इसका। बटरफ्लाई शेप है। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू बेटा, ये जो है इट इज टू लोब्स, इसके दो लोब हैं, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। यहाँ लिखा हुआ है राइट लोब एंड लेफ्ट लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के बीच में ही सी सेल्स होते हैं, और ये सी सेल्स रिलीज क्या करते हैं, कैल्सिटोनिन। ओके, आगे हम बताएंगे कैल्सिटोनिन का क्या काम है। व्हाट द पॉइंट। ठीक है। अब आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ये क्रिकॉइड कार्टिलेज है। क्रिकॉइड कार्टिलेज कभी कभी आप देखते हैं कि मोस्टली मेल्स में ये क्रिकॉइड कार्टिलेज जो है वो यहाँ पर दिखता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल। ठीक है। ऊपर इसका थायराइड कार्टिलेज है, और जो जो कि किससे अटैच है, लैरिंग्स से। लैरिंग्स को आप और क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स। इज इट। ठीक है। फिर नीचे ये जा रही है, ट्रकिया जा रही है। तो ये लोकेशन है बेटा थायराइड का, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। ठीक है। अच्छा, पहली चीज। उसके बाद थायराइड ग्लैंड ऑलवेज रिलीज द हॉर्मोन्स। ठीक है, हॉर्मोन्स। ये तीन टाइप के हॉर्मोन्स रिलीज करता है। वन इज T3, T4, और जैसे मैंने आपको बताया सी सेल्स जो होते हैं ये रिलीज करते हैं कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन। ठीक है। इसके फंक्शंस की बात करेंगे, अभी परेशान ना हो। पहले तो हमें ये देखना है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं हाइपोथायरॉयडिज्म की, तो पहली बात तो ये है कि थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन्स रिलीज कैसे होते हैं। तो हाइपोथैलेमस एवरीबॉडी यू नो। ठीक, हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है, TRH। दिस इज थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, गॉट द पॉइंट। चलो, जब ये TRH निकल कर आता है देन इट गोज इनटू द एंटीरियर पिट्यूटरी, और एंटीरियर पिट्यूटरी को ये TRH क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, और ये क्या रिलीज करता है बेटा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। गॉट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइपोथैलेमस इज आल्सो एक्ट एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी इट आल्सो एक्ट एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड। और आपको पता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं, ग्लैंड दो टाइप के होते हैं, एक एंडोक्राइन और एक एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड्स दे आर डक्टलेस, मतलब उनके पास कोई डक्ट नहीं होती, कोई नाली नहीं होती, वो डायरेक्टली अपने सिक्रीशंस को ब्लड वेसल्स में छोड़ देते हैं। वेयर जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं, वो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो उनको एक डक्ट चाहिए निकलने के लिए। तो तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, कमेंट में उसका आंसर देना कि हेटेरोक्राइन ग्लैंड कौन सा ऑर्गन रोल प्ले करता है। ओके, नाउ दिस TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इट गोज टू द थायराइड ग्लैंड, और थायराइड ग्लैंड क्या रिलीज करता है, T3, जिसको हम ट्राई आइडोथायरोनिन भी बोलते हैं। सो T3 इज ट्राई आइडोथायरोनिन एंड T4 इज थायरॉक्सिन। व्हाट द पॉइंट। ठीक है, सो T3 एंड T4
are important for the regulation of metabolism, whereas calcitonin is important for calcium regulation. Got the point? चलो आगे बढ़े। तो अब ये हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है? हाइपोथायरॉयडिज्म एक कंडीशन है where the thyroid gland does not produce enough thyroid hormones. ठीक है, इधर से कट रहा होगा, ठीक है, चाहे वो T3 हो चाहे वो T4 हो। These hormones are essential for regulating metabolism, body temperature, heart rate and energy. जब हम कॉम्प्लिकेशन बताएंगे तो उसमें आप देखेंगे इसको, ठीक है। जब ये हार्मोन यानी कि थायराइड जो हार्मोन है T3 T4 जब ये निकलना बंद हो जाते हैं या फिर एकदम लो हो जाते हैं निकलने के लिए, तो बॉडी का सारा मेटाबॉलिक फंक्शन जो है वो क्या हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। गॉट द पॉइंट? चलो अब हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण क्या क्या है, ठीक है। इसके बेटा प्राइमरी कॉज है, सेकेंडरी कॉजेज हैं और आइट्रोजेनिक कॉजेज हैं। आइट्रोजेनिक कॉजेज क्या हम बताते हैं, ठीक है। तो एक ये ऑटो इम्यून कंडीशन है, एक ऑटो इम्यून वो है डिसऑर्डर जो कि बहुत ही कॉमन है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, हाशिमोटोस थायराइडाइटिस। हाशिमोटोस पे डिटेल एक वीडियो बनाएंगे अगर आप कमेंट करेंगे तो। फिर आयोडीन डिफिशियंसी, एक्चुअली आयोडीन इज अ एसेंशियल एलिमेंट टू फॉर द सिक्रीशन ऑफ द थायराइड हॉर्मोन्स। लेकिन अब हमारी कंट्री तो हम लोग बहुत पहले ये सब हुआ करता था हाइपोथायरॉयडिज्म वगैरह, लेकिन अभी क्या है, अब हम लोग एक प्रॉपर आयोडाइज सॉल्ट खाते हैं, तो इसलिए ये डेवलपिंग कंट्रीज जो पुअर कंट्रीज है या जहाँ पर नहीं है उनके लिए आयोडीन सॉल्ट, तो उसका भी एक कारण हो सकता है हाइपोथायरॉयडिज्म। थायराइड की सर्जरी हो गई हो, तब सर्जरी हो गई है तो फिर हाइपोथायरॉयडिज्म होगा। ऊपर से तो टीएसएच आता रहेगा, हाइपोथैलेमस टीआरएच भेजता रहेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड टीएसएच भेजता रहेगा, लेकिन अब तुमने तो निकाल ही दिया ना, मान लो एक लोब निकाल दिया तो एक लोब का काम बंद, ठीक है। और इफ रेडिएशन थेरेपी टू नेक और हेड या नेक पे अगर कोई रेडिएशन थेरेपी हो रही हो, कैंसर रहा हो, ठीक है, तो उसकी वजह से भी हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। सेकेंडरी कॉजेस क्या है, लो टीएसएच प्रोडक्शन, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा, बट इट इज वेरी रेयर, ठीक है। आइट्रोजेनिक कॉजेस मतलब ये होता है कि किसी भी मेडिसिन को आप खा रहे हैं और उस मेडिसिन के खाने की वजह से जो कॉम्प्लिकेशन हो गया, दैट इज कॉल्ड आइट्रोजेनिक कॉजेज। जैसे लिथियम है, अमाइडारोन है, या फिर इतनी एंटी थायराइड ड्रग्स का ट्रीटमेंट ओवरडोज ले लिया है, उतने की जरूरत भी नहीं है। किसी किसी को तो खैर लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट चलता है, लेकिन उतनी की जरूरत अपने को नहीं है, ठीक है, तो उसके कारण भी हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। नाउ क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, गॉट द पॉइंट? चलो बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग इसको क्या करते हैं, नोटिस नहीं करते हैं। नोटिस नहीं करते तो उनके साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि वो इग्नोर करते हैं ट्रीटमेंट को। कई साल तो उनको लग जाता है पता ही करने में हमें क्या सुस्ती है क्या नहीं है। फिर वही कहानी हिंदुस्तान वाले की, गोबर चाट लो, नीम का पत्ता खा लो, वैद्य जी से मिल लो, हमारे गांव में वैद्य जी थे, गला फूला था ठीक कर दिया, इसी सब में हम लोग फंसे रह जाते हैं, ठीक है। सो अब देखो कितने इंपॉर्टेंट है, फटीग एंड वीकनेस, अपना जो डेली का काम है वो डेली का काम भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वेट गेन हो रहा है, ठीक है। वेट गेन क्यों हो रहा है, सबकुटेनियस टिश्यू क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, ठीक है, जबकि क्या है, भूख नहीं लग रही है लेकिन वेट गेन हो रहा है। ठंड बहुत ज़्यादा लगेगी, ठीक है। ड्राई स्किन, हेयर लॉस और ब्रिटन नेल्स, सोचते जाओ। कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, ठीक, डिप्रेशन, ब्रेडिकार्डिया, यू अंडरस्टैंड, द स्लो हार्ट रेट, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज फीमेल में, सब जैसे मेनोरेजिया और एमिनोरिया, ठीक है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। पफी फेस, फेस पूरा सूज जाएगा, आवाज़ भारीपन आ जाएगा, स्लो स्पीच, भारीपन आ जाएगा, लेकिन जिस फ्लुएंसी से आप बोलते हैं वो फ्लुएंसी नहीं रहेगी, ठीक है, थिंकिंग भी स्लो हो जाएगी, ठीक। और जो सीवियर हाइपोथायरॉयडिज्म है वो किससे बेटा एसोसिएटेड होता है, एलिवेटेड सीरम कोलेस्ट्रॉल से, एथेरोस्क्लेरोसिस से, कैड मतलब होता है कॉरोनरी आर्टरी डिजीज, एंड पुअर लेफ्ट वेंट्रिकुलर फंक्शन। सोच लो इसमें डेथ तक हो जाती है, ठीक है। और इन सीवियर केसेस मिक्सेडिमा बेटा एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, जिसमें पेशेंट बिल्कुल भी मतलब उसका जो ब्लड का जो टेम्परेचर जो बॉडी टेम्परेचर है वो बिल्कुल ही नॉर्मल से कम चला जाता है। जब नॉर्मल से कम चला जाएगा तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कुछ भी नहीं रहेंगी उसके पास। व्हाट द पॉइंट? सो दीज आर द क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म।
अच्छा, इन्वेस्टिगेशन में क्या करते हैं हम लोग? थायराइड प्रोफाइल करते हैं, आपने सुना होगा थायराइड प्रोफाइल। तो थायराइड प्रोफाइल में हम लोग क्या चेक करते हैं? T3, T4 एंड TSH, ठीक है। तो प्राइमरीली क्या होता है, जो TSH होता है, ठीक है, हाइपोथायरायडिज्म में TSH बड़ा होता है। TSH क्या होता है? बड़ा होता है, क्योंकि TSH जो है, एक्चुअली मैं तुमको ये बता दूं कि जो TRH है हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, उसके बाद यही TRH जाता है किसमें? एंटीरियर पिट्यूटरी में, जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जाता है किसमें? थायराइड ग्लैंड में, और ये T3 और T4 को सीक्रेट करता है। जब तक ब्लड में इसका लेवल नॉर्मल है तब तक तो ठीक है, ठीक है। और जब जैसे ही कम होने लगता है तो फिर से ये एक मैसेज जाता है हाइपोथैलेमस के पास। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, यानी कि थायराइड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। यानी कि जब एकदम पीक लेवल पे पहुंच जाएगा ब्लड में, तो यही ब्लड जब हाइपोथैलेमस तक पहुंचेगा तो ये T3 T4 हाइपोथैलेमस को बोल देंगे TRH मत रिलीज करो, और जब वो रिलीज नहीं करेगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी क्या है, ये TSH को रिलीज नहीं करेगा। गॉट द पॉइंट? सो अमूमन होता क्या है, जब हम थायराइड प्रोफाइल कराते हैं तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या होता है? हाई होता है। तो अमूमन आदमी क्या सोचता है कि अरे यार हाइपो है तो कम होना चाहिए, नहीं, ठीक है। तो हाई होता है TSH हाई होता है, समझ गए? तो जब TSH हाई होता है तो तुम्हारे हिसाब से तो T3 और T4 का रेट इंक्रीज हो जाना चाहिए। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म बंद हो चुका है ना, इसीलिए T4 क्या होता है? लो हो जाता है। इसके बावजूद भी हम लोग पेशेंट को हाइपोथायरायडिज्म क्या करते हैं, उसको हम लोग डायग्नोस नहीं करते हैं। कब तक? मतलब जब तक कि एंटी TPO एंटीबॉडीज ना दिख जाए तब तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। TPO इज अ थायराइड पेरिऑक्सीडेज। थायराइड पेरिऑक्सीडेज बेटा एक एंजाइम है। दिस इज अ एंजाइम। दिस इज अ एंजाइम जो कि दिस इज वेरी एसेंशियल टू रिलीज थायराइड हार्मोन्स। तो थायराइड हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए थायराइड पेरिऑक्सीडेज बहुत क्या है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब होता क्या है? अब होता ये है कि जो एंटीबॉडीज है ना, वो एंटीबॉडीज क्या हो जाती हैं, मतलब जो TPO है, TPO क्या है? दीज आर द एंटीबॉडीज, एंड दीज एंटीबॉडीज एक तरीके से प्रोटीन है जो कि हमारे ही इम्यून सिस्टम पे क्या, जो हमारे ही इम्यून सिस्टम से क्या होती है? प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और वो क्या करती है, जो TPO एंटीबॉडीज है बेटा, वो इस एंजाइम पे, ठीक है, कौन सा? थायराइड पेरिऑक्सीडेज एंजाइम पे क्या करती? एक्शन करने लगती है। जो थायराइड पेरिऑक्सीडेज ये जो एंजाइम है, इसका क्या होता है? निकलना बंद हो जाता है, ठीक है, समझ गए? तो जब थायराइड एंटीबॉडीज बहुत ज्यादा ब्लड के अंदर दिख रही है, ठीक, तो अपन क्या बोलते हैं? यहाँ लिखा भी है ऑफन पॉजिटिव इन हाशिमोटोज डिजीज। व्हाट द पॉइंट? चलो, अब ये जो स्टार्टिंग में मैंने आपको इंट्रोडक्शन में कहा था, ये टॉपिक मिथ बिटवीन गॉइटर एंड हाइपोथायराइडिज्म। देखो, अगर थायराइड का फंक्शन कम है तो आप उसे बोलेंगे हाइपोथायराइडिज्म। थायराइड का फंक्शन ज़्यादा, थायराइड का सीक्रेशन ज़्यादा हो रहा है तो आप उसे बोलेंगे हाइपरथायराइडिज्म। और जब सब कुछ नॉर्मल चल रहा है तो आप उसे क्या बोलते हैं? यूथायराइड। तो ये क्या है? ये नॉर्मल है। बाकी हाइपो हाइपर तो आप जानते ही हैं। तो बेटा, जो गॉइटर, देखो, हाइपोथायराइडिज्म इज अ मेडिकल कंडीशन वेयर द थायराइड ग्लैंड डज नॉट प्रोड्यूस इनफ थायराइड हार्मोन, जिससे कि मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। जबकि गॉइटर जो है, इट इज सिंपली एन एनलार्ज थायराइड ग्लैंड। ध्यान देना, जो कि हाइपोथायरायडिज्म में भी हो सकता है, हाइपरथायरायडिज्म में भी हो सकता है, एंड इवन इफ द थायराइड हार्मोन्स आर रिलीजिंग नॉर्मली तो भी गॉइटर हो सकता है। यू गॉट द पॉइंट? सो ये जो मिथ है ना, ये तो मतलब गलत फहमी पाल रखी है कि गॉइटर और हाइपोथायरायडिज्म एक, ऐसा नहीं। गॉइटर क्या है? इट इज द एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, जो कि हाइपोथायरायडिज्म में भी हो सकता है, हाइपरथायरायडिज्म में भी हो सकता है, और यूथायराइड में भी हो सकता है। तो आज के बाद ये सबको सिखा दे, सॉरी, आज के बाद ये सबको सिखा देना, ठीक है। चलो आगे बढ़े ना। मैनेजमेंट, बेटा इसके लिए मैनेजमेंट तो क्या है? सिंथेटिक लिवोथायरॉक्सिन, ये सबसे प्रिफरेबल
मेडिसिन है, ठीक है। इसको डेली लेना पड़ता है, इसको ओरली लेना पड़ता है, इसको एम्प्टी स्टमक लेना पड़ता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है। डेली, ओरली और एम्प्टी स्टमक, ठीक है। दूसरे ट्रीटमेंट्स क्या हैं इसके साथ? दूसरे ट्रीटमेंट्स ये हैं बेटा, अगर T3 स्लो है, T3 लो हो रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या देंगे? लियोथैरोनिन T3। फॉर अ स्मॉल नंबर ऑफ पेशेंट हु डू नॉट फील कंप्लीटली वेल एंड लिवोथैरोक्सिन मोनोथेरेपी, लियोथैरोनिन, ये सब इसको यूज़ करते साथ साथ। अगर पेशेंट इसके साथ नहीं वो कर रहा है तो क्या करेंगे? लिवोथैरोक्सिन और लियोथैरोनिन एक साथ में देंगे। दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द थेरेपी। दैट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ, मतलब क्या डायग्नोसिस बना है रिपोर्ट आने के बाद। मैंने जैसे बताया कि मोस्टली इंडिया में क्या करते हैं, गोबर चाट लो, नीम की पत्ती खा लो, ठीक है। तो कहीं आयुर्वेद में चले गए, कहीं होम्योपैथी में चले गए, ठीक है। इफ़ दे हैव अ ट्रीटमेंट इन, अगर वो डॉक्टर जो मतलब वेल क्वालिफाइड है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अनट्रीटेड रहा तो क्या कॉम्प्लिकेशन होंगे, ये आप अपने घर वालों को बताना। बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई हो जाएगा। एलडीएल इज अ लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, एंड दिस इज अ बैड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। बेटा हार्ट फेलियर हो सकता है, हार्ट बढ़ सकता है, कार्डियोमेगाली हो सकता है, ठीक है। डिप्रेशन एंड मेंटल स्लोइंग, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, गॉइटर, इनफर्टिलिटी, ठीक है। और प्रेगनेंसी में तो सबसे ज़्यादा इश्यूज होता है, मिसकैरेज हो सकता है, ठीक है। और अगर मदर वो है क्या, थायराइडिज्म है, और बेबी को भी थायराइड ग्लैंड प्रॉपर मिलेगा नहीं तो उसका भी ग्रोथ नहीं होगा। तो जब बेबी को हाइपोथायराइडिज्म होता है देन दैट इज कॉल्ड क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म कमेंट करोगे तो इस पे भी बात करेंगे। फिर मिक्सेडिमा कोमा, ठीक है। मसल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं जैसे मसल वीकनेस, क्रैम्प्स एंड पेन। क्लियर है? ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन इफ अनट्रीटेड। नाउ द नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ठीक है। मॉनिटर वाइटल्स स्पेशली हार्ट रेट एंड बीपी, एजुकेट पेशेंट अबाउट क्या, कि पेशेंट को एक ही समय पे दवा लेना है। अगर वो सुबह 6 बजे खा रहा है एम्प्टी स्टमक तो सुबह 6 बजे ही लेना है, ओरली लेना है और खाली पेट लेना है। जब लिवोथैरोक्सिन ले रहे हैं उसके साथ कोई भी सप्लीमेंट जैसे कैल्शियम है, आयरन है या कोई वैसे सोया प्रोडक्ट्स है उसको नहीं लेना है। मतलब ले सकते हैं लेकिन उसके 1-2 घंटे के बाद, ठीक है। वॉच फॉर साइंस ऑफ ओवर रिप्लेसमेंट, रेस्टलेसनेस, पल्पिटेशन, इंसोम्निया। कि मान लीजिए कि अगर मेडिसिन खा खा के आपने क्या कर दिया, हाइपरथायरॉयडिज्म कर दिया, इतना इतना खा डाले, ओवरडोज कर दिया, तो क्या होगा? जस्ट उल्टा, रेस्टलेसनेस, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, नींद नहीं आएगी, ठीक है। और पेशेंट को एनकरेज करना है कि हर 3-3 महीने में, 6-6 महीने में अपने ब्लड टेस्ट को कराता रहे। फिर बेटा आता है पेशेंट एजुकेशन। पेशेंट को ये बताना है कि उसकी ये मेडिसिन लाइफ लॉन्ग चलेगी। सिम्टम्स धीरे धीरे क्या होंगे? इम्प्रूव होंगे। अपने वेट को, अपने मूड को और अपने एनर्जी लेवल्स को उसको क्या करना है? मॉनिटरिंग करते रहना है। डाइट आयोडीन रिच फूड्स, अगर कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है तो रिच आयोडीन रिच फूड्स देना है, जो कि आपको उसमें सी फूड्स में भी मिल जाता है। बाकी आयोडाइज सॉल्ट तो हम लोग खा ही रहे हैं। फाइबर फॉर कॉन्स्टिपेशन, अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो फाइबर डाइट उसको देना। कोई भी ऐसा सिम्टम जैसे चेस्ट पेन है, पल्पिटेशन है या वेट लॉस बहुत तेज़ी से हो रहा है तो इसको डॉक्टर को रिपोर्ट करना है, ठीक है। अब एक चीज़ तुम्हारे लिए बनाई है, क्योंकि ये अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आपको सिखाया जाता है, सॉरी सवाल पूछा जाता है, और आपके कॉलेजेस के एग्ज़ाम में भी सवाल आते हैं कि इसके साइन सिम्टम लिखो। तो बेटा एक निमोनिक बनाया गया है, नर्सिंग निमोनिक, जिससे कि आप इसको बड़ी आसानी से रट लेंगे मेरी स्लाइड को देख के। मॉम्स सो टायर्ड, तो एम से मेमोरी लॉस, ओ से ओबेसिटी, फिर एम से मेंस्ट्रुअल चेंजेस, एस से स्लोनेस। फिर दूसरा ऐसा आ गया स्किन ड्राइनेस, ओ से ऑनसेट ग्रेजुअल धीरे धीरे बढ़ेगा, टी से टायर्डनेस, इंटॉलरेंस टू कोल्ड, ठीक है। आई से आर से रिसीडिंग हेयर लाइन, मतलब कि बाल झड़ेंगे उसके, आइज एंड फेस पफी हो जाएंगी और डिप्रेशन होगा। ये निमोनिक है, ठीक है। नाउ एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो जो है ये सिर्फ नर्सिंग एजुकेशन के लिए है, या कोई भी इसे देख सकता है, नॉट ओनली फॉर नर्सिंग एजुकेशन बट एनीबडी हु लाइक टू सी वो देख ले इसको, ठीक है। सो इसमें कोई चीज़ में आपको ऐसा नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ वही ट्रीटमेंट आप फॉलो करो, उसको ऐसा होने ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अपने डॉक्टर को दिखाइए तब अपना काम करिए। और अगर ये कंटेंट अच्छा लगा हो
तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, गॉट द पॉइंट। थैंक यू।